नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भी परसों भी बड़ा दुख का दिन गुज़रा। हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले आए, एक के बाद दीगरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ना तो कोई आफ्टर शॉक आए, और जो भी मामलात हुए इतने हौलनाक मनाजिर उसके यकीन करें कि इसको देखकर इंसान की रूह लरज़ उठे। जिस तरह से इमारतें ज़मी बोस होते हुए देखी, लोगों का गम, लोगों की परेशानी देखी। TRT कल मैं देख रहा था, तुर्की का बैनुल अक़वामी चैनल, उस पर रिपोर्टर बात कर रहा था और एक गमगीन औरत अपने दुख और गम को कंट्रोल न कर सकी। उसने उससे दरख्वास्त करना शुरू की। मुझे तुर्क ज़ुबान इतनी अच्छी आती नहीं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा था वो यही कहना चाह रही थी कि जिस तरह का मसला वहाँ पर पैदा हुआ, जिस तरह के मसाइल हैं, और जिस तरह लोग अपने प्यारों और रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं, उनको किसी तरह बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। आइए हम हाथ उठाकर अपने तुर्क भाइयों के लिए दुआ करें, उनकी खैर व आफ़ियत के लिए दुआ करें, इस मुश्किल में उनकी आसानी के लिए दुआ करें। जिस तकलीफ़ और जिस दुश्वारी से वो गुज़र रहे हैं और जिस तरह के इम्तिहान से वो गुज़र रहे हैं, उनसे मैं दुआ करता हूँ अपने रब से, ए अल्लाह उनको इस परेशानी से बाहर निकाल। हज़ारों जानों का नुकसान हुआ, मालो अमलाक तो अपनी जगह, बड़ी बड़ी इमारतें हमने अपनी नज़रों के सामने टूटते हुए, बिखरते हुए देखी। मेरा रब रोज़ अपनी ताकत इंसान को बताता है, लेकिन इंसान अपने आप को पता नहीं क्यों फ़िरौन समझता है। मेरा रब चाहे जब चाहे, जिस चीज़ को चाहे, इशारे या बग़ैर इशारे के भी तबाह कर सकता है। इंसान सिर्फ रहम की दुआ कर सकता है। मैं अपनी कौम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अमाल ठीक कर लें। मेरी काली ज़ुबान है, माज़ी के अंदर भी मैं काफ़ी दफ़ा बताता रहा, याद रखें ये ज़मीन जो है हमारी, ये भी एक ज़िंदा शय है। ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम इस पर आलूदगी फैला रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं, हम पानी की गुज़रगाहों के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम इन रहने और जानवर के रहने की जगहों के ऊपर मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हम पर भी बहुत सारे इम्तिहान आ रहे हैं, सैलाब की सूरत में भी आते हैं। 2005 का ज़लज़ला आज भी मुझे याद है। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हमारा जो ज़लज़ला था उसमें आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, उसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं, इंसान जल्दी भूल जाता है, अपने साथ पेश आने वाली चीज़ को भी भूल जाता है, अपनी हैसियत और औकात को भी भूल जाता है, अपने अमाल और हरकत को भी भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी तुर्क जो भाइयों की कौम है, उनके साथ यकजहती का भरपूर इजहार करते हुए तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि जिस हद तक हम उनकी मदद कर सकें हम उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें, उनकी खैर व आफ़ियत के लिए दुआ करें। जो दुनिया से चल बसे उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। यहाँ पर मैं आज के हमारे मेहमान जनाब शकील रामे की जानिब आऊँगा, जो कि एक बड़े मारूफ मईशत दान भी हैं, मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू सो मच। शकील रामे साहब, मैंने गुफ्तगू का आगाज़ अपने तुर्क भाइयों के गम को सामने रखते हुए किया। माशी तौर पे मेरा मौजू तो यही था कि पाकिस्तान की मईशत भी एक इम्तिहान की सूरत इख्तियार करती जा रही है। पता नहीं कितने लोग दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा खाना खा पा रहे हैं, कितने ही बच्चे, कितने ही बुज़ुर्ग, कितने ही ज़ईफ़ 8-8, 10-10 रुपए की दवा ना मिलने की वजह से शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बहुत सारे लोगों का कैलोरी काउंट WHO के मुताबिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम है।
हम अपने आप को 5 दरियाओं वाला, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क कहते हैं, लेकिन मेल न्यूट्रिशन के अंदर भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं, इस माशी बदहाली से अब कैसे निकलेंगे? कुछ आपके जहन में हल हो तो बताएं। सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे थे तुर्की वाली, अल्लाह रहम करे उन पर भी हम पे भी, मगर हमें ये इंसान को बताता है कि ये जो जगह जिस जगह हम रह रहे हैं ये इम्तिहान की जगह है, और आदम अलैहिस्सलाम भी सजा के तौर पर जमीन पे आए थे, और यहाँ पर हम कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करने की जरूरत है ताकि हम मुसीबतों से बच सकें। कमिंग बैक टू इकोनॉमी, देखें हमारी प्रोडक्शन के जो मसाइल थे वो मेरा ख्याल डेटा अपडेट होगा, क्योंकि काफी साल पहले से हम ये बातें कह रहे हैं। अब जो हमारा एक लैंड माफिया आ गया पाकिस्तान में, जिसका ये जिससे पूरे की जो हमारी प्रोडक्टिव लैंड थी उसको खाता जा रहा है। आप जिस शहर में चले जाएं, अभी देखने जो लाहौर का न्यू सिटी बनाने का जो बात है, लाखों एकड़ जमीन जो है कि ये सिटी खा जाएगी। हालांकि अगर अच्छी प्लानिंग होती तो देखें, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शहरों को बड़ा ना करो, नए शहर बसाओ। लाहौर को बड़ा करने की बजाय ये किसी जगह सौदर्न पंजाब में चले जाते, किसी उस जाकर उस शहर को वो बसाते, ताकि वहां पर एक नई यानी कि लोगों के लिए इकोनॉमी पैदा होती। जब उस जगह पे एक अच्छा शहर बस चुका होता तो वहां से लोग माइग्रेट भी ना करते। एक लुकमा दे दूं, माजरत एक लुकमा दे दूं। मेरा शहर है सरगोदा, उसके पास ये भीरा इंटरचेंज है। आप लोगों ने कहा था वहां पर शहर बनाएंगे, बनाया नहीं सर। इस तरह के और भी बहुत सारे मुकामात हैं, आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई कर पाए। जी वही ना मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो बहुत से ये तो एक हमारी बैड प्लानिंग की ये निशानी है। एक तरफ तो हम जो हमारी प्रोडक्टिव लैंड हम उनको खा रहे हैं, दूसरा जो हमारे एग्जिस्टिंग शहर है उनको हम नहीं मेंटेन कर रहे। जो छोटे शहर है उनको हम मॉडर्न सिटीज बना सकते हैं, सेंटर्स बना सकते हैं, हम नहीं कर रहे। बजाय इसके कि हम जो देखें ना, अब उन इलाकों से फिर माइग्रेशन होती है। जैसा अभी कराची का हाल देख लें, आप कराची में रहते हैं कि जो पूरे आप शहर अच्छे नहीं बिठाए सिंध में या पाकिस्तान के, या जो उसके एडजेसेंट एरिया बनते हैं कराची के, या बात कर लें सौदर्न पंजाब की या बलूचिस्तान की, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने तो लाइवलीहुड के लिए जाना है, लोगों ने तो सेहत की सहूलतों के लिए जाना है, तालीम के लिए जाना है। जब चीजें नहीं बना रहे तो फिर क्या है, लोग माइग्रेट करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग नहीं हो रही। जिस साथ साथ हमने एग्रीकल्चर का शुरू से नारा लगा रहे हैं कि ये बैकबोन है इकोनॉमी के, और हमने इस बैकबोन को कभी भी यानी कि इसकी केयर नहीं की है। हमने जो इसको हमेशा क्या कहते हैं कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई है वो इसको जहाँ इग्नोर करती रही, ऐसी पॉलिसी लेती रही जिसमें चंद बड़े लोगों का फायदा हुआ है, सेक्टर का फायदा नहीं हुआ। जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है सेक्टर की, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। ऊपर से हमारा जो कि इनपुट्स मिलती है हमें, यानी खाद हो गया, बीज हो गया, पानी, इस तरह की चीजें, वो उसकी क्वालिटी आप देख लें। तो आप रूरल डेवलपमेंट का एक वजीर क्यों नहीं बना लेते? वैसे तो हर चीज के अंदर हिंदुस्तान की नकल करनी होती है, तो रूरल डेवलपमेंट का भी एक वजीर बना ले। यार देखो, हमारे वजीर तो पहले कुछ 78 बन चुके, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे। ओते वेले ने ना सर, वेले बंदे दा की कम। दो ही मैं बात कह रहा हूँ ना, अब इस मुल्क में वजीर पे वजीर चढ़ाए जाए और करें कुछ ना। हमारा ये हाल हो चुका है। लेकिन जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, जो इसका वो काम है, फिर आपने फूड एंड सिक्योरिटी जो कि रिसर्च मिनिस्ट्री बनाई है इसने, इसके नेशनल एनर्जी, उसका काम है। आप उसको देखें, जो आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बनाई है जो उनके काम है, आपने वो एग्रीकल्चर उन्होंने देखनी है, वो नहीं देख रहे। वो अपनी मिनिस्ट्री के अलावा बाकी सारा कुछ देखते हैं। तो इस तरह की अब चीजें आप करेंगे, देखें ना, आपको पता शायद आपके इल्म में हो या ना हो नासिर साहब, कि 2021 का जो फाइनल डेटा आया था उसके मुताबिक हमने 10 बिलियन US $, के खाना और एग्रीकल्चर की चीजें मंगवाई, 10 बिलियन इंपोर्ट की है। अगर हमारी पॉलिसी सही होती, इसमें हमने 5 या 2 बिलियन भी हमने जहाँ के अच्छे तरीके से फार्मिंग पे हमने किया होता, इन्वेस्ट फार्मर्स पे किया होता, तो हमारा 10 बिलियन बच सकता था। शायद हम एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाते हैं। ये है पॉलिसी चॉइसेस कि आप पॉलिसी कैसे बनाते हैं। लेकिन इसमें मेजर कंपोनेंट, माजरत के साथ, इसमें मेजर कंपोनेंट सर एडिबल ऑयल और टी का है, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है हमारा एडिबल ऑयल, सोयाबीन हम पाकिस्तान में उगा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। हमारे यानी कि हम साया में देख लें, हमारी इंडिया की एक जैसी क्लाइमेट चेंज है। फ्यू ईयर बैक वहाँ का सोयाबीन बहुत कम था, आप देखें वो मेरा एक्सपोर्ट करने के काबिल हो रहे हैं, तो हम उगा सकते हैं। मगर बात यह है कि हम करना नहीं चाहते ना, हमारी पॉलिसी इंसेंटिव ऐसे नहीं है। आप इसकी एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको। आप देखें, आपको नजर आता होगा जी, ये हम फ्री कॉरिडोर बना रहे हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, और बाद में कहते हैं आप इस पे 10 चेक पोस्टें लगा दो जी सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। अभी आपको अरबों लगा के याद आया आपने ये सिक्योरिटी की चेक पोस्ट लगानी थी। अगर चेक पोस्ट लगानी है, उसका बेटर वे था जो आपने बनाना था सेफ सिटी, वो नहीं किया आपने। फिर वहां पर यानी कि जो अरबों लगा के फिर आपने वो चेक लगा दिए।
देखिए जो चीजें होती है पॉलिसी प्रेफरेंसेस की, एक ही दूसरा हमें झूठ बोलने की बड़ी आदत है, माजरत के साथ अली नासर साहब। देखिए आप पाकिस्तान में जो भी होता है कहते हैं देखिए जी हमारा जो सिस्टम था इस्लामिक था, जहाँ इस्लामिक वैल्यू ये हो गया वो हो गया, हम तरक्की नहीं कर सके, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। आप देखेंगे कुछ चंद या मौजूदे जो कि ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपनी क्लास में पढ़ाने की बजाय आपको टीवी पे बैठ के या अखबारों में लिखते नजर आएंगे, जिनका काम सिर्फ इस्लाम पे करना है क्रिटिसाइज। मुझे बताया इस्लाम दो तीन चीजें बड़ी फंडामेंटल कहता है। नंबर एक, सूद ना लें, अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, और जब आप अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग लगा लिए तो आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आप किसी और मुल्क की मिसाल देंगे, उनका हम नहीं कह सकते, हम बिलीव, देखिए जो हम बिलीवर अपने आप को कहते हैं ना, तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है, दूसरों को हुक्म नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज ज़कात, ज़कात हम नहीं देते। फिर तीसरा जो सिस्टम आता है इस्लाम का वो सारा सोशल है, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, जखीरा अंदोजी ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, तो अपने वादे पूरे करो, जो अपने हमसायों का ख्याल रखो, लोगों का ख्याल रखो। हम कितनों का रखते हैं? यानी कि हम कुछ भी नहीं करते, बस इसको हमने एक ढकोसला बनाया हुआ है। यहाँ तो प्रैक्टिस करें ना, फिर हम बात करें। और सारी उम्र होगी पाकिस्तान का जो है ना, इस्लाम को हमने मजहब के तौर पे तो ले लिया है, मगर हमने इसको सिस्टम के तौर पे कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। मजहब के तौर पे तो ये यूरोप में भी जिंदा है, आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, मगर सिस्टम जो होता है कि वो नहीं अडॉप्ट हो रहा। तो लेकिन झूठ बोलते हैं हम, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। देखिए उमूमी बात करते हैं, उमूमी बात यानी जनरलाइज्ड डिस्कशन। अगर स्पेसिफिक डिस्कशन करनी होती तो फिर मैं आपको जैसे काफ़ी अरसे से एक ही बात कह रहा हूँ नाजरीन को, निजी बातों में, निजी महफिलों में, नाजरीन को तो नहीं कह रहा, जाहिर बात है दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मेरे पास है, इट्स अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, आई कैन नॉट यूज इट जस्ट फॉर प्रोपोगेटिंग सर्टन ओपिनियन दैट आई होल्ड। लेकिन देखिए मैं जितने अरसे से मीडिया पर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 1 दिहाई से ज़्यादा हो गया, और मैं मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बात कह रहा था पोस्ट सितंबर 2014 कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना अब किसी फ़ायदे का नहीं रहा। उसकी वजह यह कि ये जो मुआशी बहरान आज आया है, इसकी पेशगोई मैंने तब कर दी थी। मैंने चंद एक प्रोग्रामों के अंदर इसका जिक्र किया, लेकिन मैंने कभी इस आइडिया को प्रोपोगेट नहीं किया, क्योंकि जो भी गुफ्तगू करता हूँ ये विदाउट प्रिजुडिस करता हूँ। और ये प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहता हूँ, बहुत मरतबा प्रोग्राम के दौरान भी कहता हूँ कि विदाउट प्रिजुडिस के माने ये होते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और डिस्क्लेमर भी साथ में दे देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन ऑल एवेन्यूज़ एंड एवरी एवेन्यू इज सब्जेक्ट टू रिस्क। अब ये सामने रखते हुए आप खुद देखिए कि पोस्ट 2014 पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ। यह हमारी माशी बदहाली जो आज की है, इसको प्रेडिक्ट कर दिया कितने साल पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले ये बात बता दी आपको। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड पे मामलात कुछ और थे, जिन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं, मौरूज़ी हालात कहते हैं। मौरूज़ी हालात ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा। वजह जो देखे को भी ना माने, उससे ज़्यादा कोई अनजाना शख्स तो नहीं हो सकता। आप और मैं दोनों इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही थी, ना ही डाइवर्सिफिकेशन हो रही थी। हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस कर रहे थे, तो माशी बहरान ने तो आना ही था। जो तिजारती खसारा बढ़ता जाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा? पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरेगी, डॉलर की कदर बढ़ेगी, क्योंकि आपके मुल्क में जब एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं होगा तो आप इंपोर्ट करके गुजारा करेंगे, और आपकी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए इंपोर्ट करना ज़रूरी, क्योंकि आपने यहाँ इंडिजिनस कोई मैकेनिज्म तो बनाया नहीं। तो जब मैंने ये बात की तो मैं अकेला नहीं था। जाहिर बात है बहुत सारे लोग ये समझ गए कि जो बात मैंने की है उसमें हकीकत है। सितंबर 2014 के आगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर वो गहराई और वो वुसअत मौजूद नहीं थी कि वो चढ़ सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? आईना है, अक्स है। किस चीज़ का? पाकिस्तान की मईशत का। तो एक नया चुटकुला छोड़ा गया, और उस चुटकुले का नाम था सीपेक, कि सीपेक मंसूबे के जरिए, देखिएगा आप, ये सारा कुछ मैच कर रहा है। ये तब खान साहब का धरना, फिर उसके बाद ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। मैं फिर बता रहा हूं कि अपनी ओपिनियन बार बार स्टेट नहीं करनी चाहिए। तो सीपेक का मामला लाकर बिला वजह एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई मार्केट में कि जी सीपेक मंसूबा आ रहा है। सच पूछे तो जिस मंसूबे का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई सिरा है, ना कोई गिरा है, उस
मंसूबे को ऐसे करके पेश किया गया कि नौजुबिल्ला बार बार कहा गया कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, और तकदीर यह बदली नाजरीन कि 2014 के अगस्त में शुरू होने वाला सीपैक का बाकायदा मंसूबा आज तारीख बनी 7 फरवरी 2023। फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, इसका रिजल्ट यह है कि ना तो मुझे पाकिस्तान के अंदर चीन की कोई बराह रास्त सरमायाकारी हमारे निजी शोबे में दिखाई दे रही है, होगी तो मुझे उसका पता नहीं। आपको है तो आप फेसबुक के अंदर, हमारा पता आता है प्रोग्राम में बार बार, आप उस पते के ऊपर हमें भेज दें कि हाँ यहां बराह रास्त निजी शोबे में पाकिस्तान के सरमायाकारी हुई, तो बंदे को माशी तौर पे पाकिस्तान को बॉयंसी मिल जाती। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने कहा हम स्टॉक मार्केट भी चाइना को दे रहे हैं, हम गवादर पोर्ट भी चाइना को दे रहे, हकीकी तौर पे कितना दिया लिया मुझे नहीं पता। फिर आपने कहा साहब हम एयरपोर्ट भी गवादर का बना रहे हैं, हम बंदरगाह भी बना रहे हैं गवादर की। अब बात यह कि ये सब कहानियां थी, और कहानियां भी वो होती जो हकीकत में तब्दील हो सकती, तो लेकिन आपकी तो द्योमालाई कहानियां थी। अब मईशत, अच्छा मुझे पता था कि पाकिस्तानी द्योमालाई कहानियां सुनने और सुनाने के माहिर हैं, इसलिए मैं समझ गया कि आगे होना कुछ नहीं। अच्छा फिर रियल एस्टेट की बात आई, तो मैंने ये चीज़ वाजे कर दी कि रियल एस्टेट का मैंने जो मुआयना किया है पाकिस्तान के अंदर, डिमांड और सप्लाई तो एग्जिस्ट करती है, पर इन रियलिटी क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन ग्राउंड आलमगीरियत का दौर है। आलमगीरियत किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दौर में रियल एस्टेट जो है, कंस्ट्रक्शन, ये जो शोबा है, ये दुनिया भर के अंदर कितनी ही जगहों पर पैसा लगाया जा सकता है। दुबई में लगाया जा सकता है, लगाते हैं पाकिस्तानी, दुबई में लगा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में लगा रहे हैं पैसा, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं ना आपके सामने। तो लोग वहां पर मयार जिंदगी को देखेंगे, पाकिस्तान में मयार जिंदगी को देखेंगे। यहां पे हम कराची शहर की बात कर लेते हैं। चले कराची शहर पे आ जाइए। कराची शहर है जहां पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी अगर आप लेने के लिए जाएंगे गुंजान आबाद इलाके में, तो आपको बात लाखों करोड़ों की होगी। सही बात कह रहा हूं। अब फ्लैट की कीमत में, मतलब माजरत, घर की कीमत में फ्लैट मिलेगा आपको, यही है ना आजकल सिलसिला। कितने महंगी हो गई जमीनें, सड़कें टूटी हुई, पानी गैर मुयस्सर, बिजली आए तो आए, अगर कभी ना आए तो जैसे अभी आपने देखा कि चली गई पूरा दिन, नहीं आई। गैस का पता नहीं, गैस नहीं आती है। लोग बोलते हैं सिलेंडर, ये ताजिर सनतकार जो हैं बेवकूफ़ाना बातें करते हैं कि सिलेंडर, आपको पता है सिलेंडर लाना ले जाना कितना खतरनाक है, आपको पता है इस बात? उसको भरना, और हर जगह के अंदर एलपीजी स्टेशन नहीं, लोग डिकेंटिंग करते हैं, कितना खतरनाक है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करना। ये बेवकूफ़ाना बातें हैं जो ताजिर सनतकार जिन्होंने बाहर के ममालिक में घर बनाए हुए हैं, वो कहते हैं साहब सिलेंडर में। आप बताएं ना उनको कि जिन ममालिक के अंदर वो रहते हैं वहां पे सिलेंडर अलाउ होगा? शुरते डंडे मारेंगे उन लोगों को जो सिलेंडर लेके सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिलों पर लेकर जा रहे होंगे एलपीजी सिलेंडर। ये कितनी डेंजरस चीज़ है, आप जानते हैं इसे? गिर जाए, टूट जाए, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, ये बातें करना बड़ा आसान है। साहब सिलेंडर से पूरा मुल्क चल जाएगा, पूरा मुल्क सिलेंडर से नहीं चल सकता। अब ये बुनियादी बातें हैं, आप आंखें खोलिए नाजरीन। क्या हो गया आप लोगों को? इतने अंधे तो ना बने। क्या आप लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का कि कराची शहर पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता तरीन शहर है? इस शहर में एक भी सड़क मैंने सीधी नहीं देखी, एक सड़क ऐसी नहीं जिसमें खड्डा ना हो, एक नाला मैंने बहता बाकायदा तौर पर अपनी जगह पर नहीं देखा। सड़क पे बह जाएगा, नाले वाली जगह पे नहीं बहेगा। बुनियादी जरूरियात नहीं होगी तो जमीन महंगी कैसे होगी? लेकिन मैं खामोश तमाशाई के तौर पर देखता रहा। हमारे साथ अब एक बड़े ही ऑब्जेक्टिव मेहमान होंगे, जनाब एहसन मेहनती साहब, जो इक्तिसादी तज्ज़ियाकार भी हैं, मुल्क के मामलात को गहराई से देखते हैं, और इनकी ख़ास खूबी ये है कि ये जज्बाती नहीं होते बल्कि हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करते हैं। एहसन मेहनती साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब पेचीदा मसला ये है कि देयर वर मैनी पीपल हु मेड कॉल्स अबाउट पाकिस्तान्स फ्यूचर अबाउट ए डेकेड अगो,
इसमें बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर ना ही तो कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा, ना ही पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो ग्रोथ हुई जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स भी हमें दिखाई देती, और ना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई एफर्ट हुई। तो हमें तो ये विजिबल था कि इकोनॉमी इस डिज़ास्टर पर पहुंचेगी, इस तरह के मोड़ पे आएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने कोई नहीं जो हो सकता था जिस तरह साउथ कोरिया के अंदर हुआ, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स की थी कि आज जो हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, जो कि अभी इस वक्त हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टफॉल है और उसकी वजह से हम IMF की तरफ जा निकले। आई थिंक ये डेट तो बहुत सारे नेशंस के पास है। अगर आप देखें तो 11 ट्रिलियन का डेट चाइना के पास है, जबकि 3.5 ट्रिलियन के उसके पास डिपॉजिट है। इसी तरीके से $500 बिलियन के अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के रिजर्व है तो उसका डेट भी 1300 बिलियन डॉलर का है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डेट, प्रॉब्लम ये है कि कैश फ्लोज अगर आपके पास नहीं होते हैं और अगर आपके पास डेट खड़ा हुआ होता है तो वो जो है वो ऐसी नामुनासिब सिचुएशन आती है कि जहाँ पर हमें फंड के पास जाना पड़ता है और फिर उनकी कंडीशंस को मीट करना पड़ता है, और जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। तो आई थिंक कि जो हमारा इल प्लानिंग भी है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सके और हम जो है फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस को कोई नहीं बढ़ा सके। जिस तरह से रिसेंटली हमारी जो कुछ एक्टिविटी थी जिसमें हमने इंटरबैंक के रेट को अलग चलाया, मार्केट के रेट को अलग चलाया, तो बहुत सारी ऐसी हमसे जो है हिमाकतें भी हुई हैं बिसाइड्स जो है एक्सपोर्ट के, जो हम कह सकें कि भाई वो हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं हुई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी एक वजह जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी रुक गई, और आई थिंक कि जो पॉलिटिकल जो नॉइस है पाकिस्तान के अंदर वो कंपैरेटिवली कंट्री की फेवर में नहीं है, जो है वो इंडिविजुअल सीट्स के पीछे लोग लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें ये सिचुएशन इस वक्त एंकर हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक जो इशू है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर एक बड़ा शोर गुगा हुआ है, वो अदानी ग्रुप की और गिरावट शेयर्स के अंदर और उसके ऊपर हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट है। हैरानगी की बात यह है कि इस तरह कभी भी किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक कोई आरा का इजहार मुस्तनद बुनियादों पर नहीं किया जिसके अंदर ओपन क्रिटिसिज्म हो। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की ऑडिट की जरूरत है? लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, पहली स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। देखिए, बिल्कुल, अगर मैं उन कंपनीज के आपको नाम बता दूं तो जाहिर है मुझे भी कोई नोटिस आ जाएंगे, तो मैं कंपनीज के नाम तो आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अपेरेंटली हमें IT कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब जाहिर है हमें नजर आता है कि इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो है ना कॉर्नर वेवेज है, जिसकी वजह से जो है वो कंपनीज की अर्निंग नहीं है बट उनके मल्टीपल अभी भी अगर आप देखें तो वो अगर मार्केट का मल्टीपल 3 का है तो उनका कोई 30-40 का मल्टीपल जो है। फिर टेक्सटाइल कंपनीज भी काफी ऐसी हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। जाहिर है फैमिली बेस्ड ओनरशिप भी होती है, कहीं पर और भी कोई मसाइल होते हैं जिसके अंदर आप जो है वो ओनरशिप को कहीं और नहीं जाने देते। तो आई थिंक बायबैक भी एक रीजन है कि जो अभी कंपनीज कर रही हैं उसके अंदर भी मल्टीपल्स बढ़ाने की जो है स्कीम है। तो आई थिंक ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर जो है रेगुलेटर को देखना चाहिए और सिचुएशन को देख के जो है वो ऐसी अलाउ सिचुएशन करनी चाहिए कि जहां पर इन्वेस्टर्स को आगे जाकर नुकसान ना हो। बट अगर आप अदानी को इन पर्टिकुलर देखें तो वहां पर जो है मतलब इसका जो है मैक्सिमम यूजेज किया गया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि ट्विटर जैसी कंपनी अगर लॉस में होती तो वो भी उसका मल्टीपल जो है 100-200 चल रहा होता है। तो आई थिंक ये तो इंडियन कंपनीज हैव लर्न फ्रॉम द वेस्ट में तो ये कॉमन है कंपनीज का जो है वो जाना। बिटकॉइन अगर आप देखें तो अंडरलाइंग वैल्यू उस कॉइन की कुछ भी नहीं है, बट उसकी प्राइसिंग जो है वो $8 भी एक वक्त में होती थी और $1 में 40,000 भी एक बिटकॉइन की प्राइस गई। तो आई थिंक कि वो हमें देखना पड़ेगा कि ये तो ऐसी हमारी जो एजुकेशन है या ये जो इसकी एप्लीकेशन है ये सारी वेस्ट से ही आती है। इंडिया ने जो है वो थोड़ा बहुत इसको कॉपी करने की कोशिश की और आपको नजर आ रहा है कि उसको कितना हिट लगा है अदानी ग्रुप को लेकर जो है क्रेडिबिलिटी पर। जितनी हमारी पूरी स्टॉक मार्केट है उससे ज्यादा नुकसान अदानी को अकेले को अपनी जायदाद में हो गया। अच्छा सर, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, बल्कि मैं नाम नहीं लेता, आप भी कह रहे हैं नाम नहीं लेता, एक साहब हैं स्टॉक मार्केट के, मुहक्किक भी हैं और अब तो खैर अहम ओहदा भी मतलब ये कि इदारे के अंदर उनको मिला हुआ है, मतलब निजी इदारे में। तो वो कहते हैं साहब के अब जो है मार्केट 25 सेंट्स रिटर्न हो गया है टोटल, यानी 25 सेंट्स ही रह गया टू $1। अगर आपने एक इन्वेस्ट किया था $1
तो आज आपके पास 25 सेंट्स हैं। मतलब पोस्ट 2017 अगर आपने ये पैसे लगाए थे तो सर ऐसी सूरत हाल में तो फॉरेन इन्वेस्टर आपकी मार्केट के अंदर 10-15 साल नहीं आता सर, कि अगर उसका डॉलर जो है वो 25 सेंट बन जाए तो क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी बहुत सारी आईटी कंपनी जिस तरह से मैंने इंडिकेट किया, उन पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आया। उनकी तो ग्रोथ हमने देखा है कि अगर आप चार्ट भी देखें कि एनुअल रिटर्न कुछ ऐसी कंपनीज के अभी भी इसमें बेहतरीन है। अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर देखें, उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट नंबर्स भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक जो है कंट्रोल भी है और प्राइसिंग को जो है हायर साइड पे मेंटेन किया हुआ है। तो आई थिंक कि नॉट एग्जैक्टली होल मार्केट के जहाँ पर लोगों को लॉस हुआ है, बट काफी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर लोगों को गेन भी हुआ है। पिछले साल में गेन हुआ है और आई थिंक कि वो मेनली फोकस जो है इसमें आईटी सेक्टर आता है। लेकिन बहरहाल जो है वो इशू तो ये है बिल्कुल कि मार्केट के अंदर बिल्कुल प्रेशर आया है और उसकी वजह ये है कि हमने इंटरेस्ट रेट्स को जो है मैसिवली जो है 7%, 8%, लेकिन लेट्स से जैसे मैंने आपको देखा है कि बहुत दफा आपकी आरा जो है और पब्लिकेशंस भी उसको कोट करती हैं कि एहसन मेहनती साहब ने ये कहा, और आपको पता है रिसर्च की बड़ी अहमियत होती है और बहुत सारी जगह पर आप लोगों को भी अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करनी पड़ती होगी। तो वो तो क्यूमुलेटिव रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं ना। जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में आ रहा होता है वो सबसे पहले तो सर वो देखता है ना कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो अगर मैं उनको ये बताऊं कि आपके डॉलर लगाएंगे तो आपको 25 सेंट मिलेंगे, तो सर कौन आएगा? देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर आप जो रुपी के बारे में कहा जाता है जनरली कि 266 इसका जो है, फॉर एग्जांपल कुछ एनालिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भाई ये इसका 266 का रेट है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी बाजार में 10 रुपए ऊपर चल रहा है, फॉर एग्जांपल या इंटरबैंक के अंदर वो ऊपर चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली पीपल थिंक कि ये इसी रेट के करीब जो है अगले 2-3 साल तक रुपी रहेगा। शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जी ये IMF की कंडीशन को लेकर बहुत स्पेकुलेशन होती है। बट अगर इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इतनी बड़ी जो है लूज होने की जो है वो कंडीशन इसलिए नहीं है कि हम ऑलरेडी अब बांग्लादेश तक का भी हमसे डबल हो गया है, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी 3 टाइम्स हो गया है। तो ये तो अब इस वक्त जो है सिर्फ ग्रोथ की बातें पाकिस्तान में चल रही है और हम ये कैपिटल मार्केट के अंदर भी चंद दिनों से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तेजी दिखी जा रही है। और उसकी वजह यही है कि अभी हम जो है वो अच्छा ही देख रहे हैं मुल्क के लिए, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं और उनकी कंडीशंस को मोर लेस मान रहे हैं, हर तरीके की अच्छी पूरी कंडीशन। अच्छा एहसन मेहनती साहब, मैं आपके सामने भी रियलिस्टिक एक तस्वीर रखता हूँ। बात ये, और आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट उसके बारे में बताइए। देखिए अब CPEC ने तो अपने रिवॉर्ड्स जो हैं वो कोई रीप नहीं हुए, बल्कि नेगेटिव ही हो गया। उसने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी और हमारे ट्रेड डेफिसिट को भी बढ़ा दिया। अब पाकिस्तान के पास मेगा प्रोजेक्ट है हैदराबाद सक्खर मोटरवे और M9 पोस्ट M9 जो हमारा ये मोटरवे है कराची हैदराबाद, इसको ज़्यादा डेवलप करना, और CPEC का अब जिसे आप जो भी कहना चाहें ईस्टर्न कॉरिडोर है उसके ऊपर एफर्ट कर लेना। मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। अगर हम लेट्स से अ कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इस साइड पर लगाते हैं तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी। वो पहले PSDP CP कुछ कहते थे ना, उससे कुछ इग्नाइट हो सकता है। देखिए, इस वक्त तो बहुत बुरी सिचुएशन है, इस वक्त तो पेंशन की बुरी सिचुएशन है। ये जो हमारी डिफेंस बजट है, अगर आप सिचुएशन देखें तो वी डोंट हैव स्पेयर टू स्पेयर मनी फॉर एनीथिंग। जो PSDP एलोकेशन होती है वो भी मोर लेस जो है वो तनख्वाहों में निकल जाता है पैसा। तो आई थिंक कि हम तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जहाँ पर हमारा जो है फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट 7% ऑफ GDP है, उसको हमें 5 पे लेकर आना है। तो हम तो ऑस्टेरिटी को भी नहीं, हम तो गवर्नर हाउस भी नहीं बंद कर रहे जहाँ पर एक्सेसिव है। तो अब ऐसी सिचुएशन वहां तो यूनिवर्सिटी बन गई, आपको नहीं पता? जी बिल्कुल। तो ये जो है ये वी आर इन सच अ फिक्स कि इस वक्त तो हम जो है मतलब हमारी कॉस्ट सारी जो वर्कर कॉस्ट या स्टाफ कॉस्ट पे भी हमारे रिश्तेदार हैं। बट अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो जो कि ग्रो हो रहा है, बैरिया टाउन 2 अगर आप देखें या जो नया नाजमाबाद प्रोजेक्ट देखें, वहां पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है। और आई थिंक दिस इज सिल्वर लाइनिंग कि अगर डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जा सके और गवर्नमेंट जो है एक्सेस लोन भी दे रही है, बैंक दे रही है, क्रेडिट की जो प्राइवेट क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इस वक्त लिक्विडिटी मौजूद है जो कि रियल एस्टेट की तरफ जा रही है। और आई थिंक कि वही जो है हमारे ग्रोथ का सबब बन सकता है। FDIs में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब लेना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रुपी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, आई थिंक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त हम मौजूद। अच्छा एक चीज मुझे सेंस नहीं दी, वो ये कि आप ये बोल रहे हैं कि एक हम GST बढ़ाएंगे,
अब आप उसको जो भी कह दें, मैं आप रैशनलाइज करेंगे, बढ़ाएंगे, आई डोंट नो। सेकंड ये कहते हैं कि जो कंपनीज प्रॉफिट्स कमा रही हैं, लैंडफॉल, हम पे उन पे और टैक्स लगा देंगे, विच आई थिंक ट्रांसलेट्स इनटू कॉर्पोरेट टैक्स। आई डोंट नो, यू वुड बी एबल टू डिफाइन बेटर। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइएगा कि अगर आप जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाते हैं और ये करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या है और कितनी कलेक्शन हो जाएगी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, एक तो हतमी कोई चीज सामने इस वक्त नहीं आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद उनकी कंडीशन नहीं है, बट हम अखबारों में उनको लिखेंगे कि भाई उनकी एक कंडीशन है। तो एक ये इशू है, बट अपेरेंटली नजर आता है टैक्स का शॉर्टफॉल है। अब टैक्स का जो शॉर्टफॉल है, जाहिर है हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो अगर हमारी कोई डील हो जाती है डिफेंस बजट की कंटेनमेंट में, या फिर अगर हमारी डील हो जाती है किसी तरीके से सर्कुलर डेट क्राइसिस को, हम कोई कैश सर्कुलर डेट क्राइसिस खत्म कर देते हैं 1.6 बिलियन से आप कोई 900 बिलियन पर लेकर आ जाते हैं उसको, या फिर हम कोई और टेक्निक से जो है IMF को फच कर देते हैं, तो फिर हमें कोई टैक्सेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट 7.5% पर जा रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, अगर उसको हम 5% पर लाएं जिस तरह की उनकी कंडीशन है 5.5% से, तो आई थिंक कि उसका तो मतलब यही है कि हमें टैक्सेशन जैसे तैसे करके जो है कैपिटल मार्केट में अगर 30% है तो उसको हमें 50%, 60% करना पड़ेगा। तो यही होगा कि जो जाहिर है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वही आएंगे, फंसेंगे अपेरेंटली नजर आ रहा है। और नहीं तो डिमिनिश, तो रिटर्न और कम हो गया ना सर, रिटर्न इंपैक्ट हो जाएगा ना सर। पहले ही स्टॉक मार्केट मार खाई हुई है, लिस्टेड कंपनियां मार खाई, मतलब इन डॉलर टर्म्स, तो आप उनका रिटर्न और शेयरिंग कर दोगे, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो। देखिए, यू आर राइट कि रिटर्न तो जाहिर है, ये तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ओवर टैक्सेशन के अलावा, बिकॉज हम नए लोगों को तो लेकर आ नहीं रहे सिस्टम के अंदर। जो प्रेजेंट जो लोग हैं उन्हीं को ही हमें जो है मजीद स्ट्रिक्टनेस, अगर आप देखें तो सुपर प्रॉफिट इंडिविजुअल पे है, वो सुपर प्रॉफिट पे टैक्सेशन लग गया है या सुपर टैक्स लग गया है इंडिविजुअल पर, तो उसका 50% जमा भी उनको इमीडिएटली कराना है। हालांकि हाई कोर्ट में भी इशू इस वक्त चल रहे हैं, तो आई थिंक कि ये तो सिस्टम चलता रहेगा कि जो अगर आप ओवर टैक्सेशन करोगे तो वो कॉर्पोरेट जो है फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्ट में भी जाएंगे, और अगर आप ओवर टैक्सेशन करोगे तो इस वक्त 40 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने प्लेज किया हुआ है कि वो क्लोज डाउन करेंगी। तो ये बहुत सारे मसले तो बिल्कुल आपके सामने है, बट ओवर टैक्सेशन तो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। तो ये सारे मामला तो जो है बिल्कुल अब वी हैव टू बियर द बिल, और वो भी इसकी वजह ये है कि हमने ऑस्टेरिटी को वन लास्ट वर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैं वक्त खत्म हो रहा है, IMF के साथ डील किस तारीख को हो रही है? देखिए, अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इस वीक के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगी सारी चीजें, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के अंदर डिसबर्समेंट भी हो जाएगी। तो यही वजह है कैपिटल मार्केट की आउट परफॉर्म कर। बढ़िया, हम गुफ्तगू हुई आपके साथ, आपका शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस। फेसबुक, अली नासिर, माई टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।